ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो लेक्चर नंबर 19 इसकी तरफ जाएंगे। कल हमने एक लेक्चर के अंदर डायबिटीज़ मेलाइटस के ऊपर डिस्कशन की थी, टाइप 1 और टाइप 2 की। ठीक है, टाइप 1 टाइप 2 के बाद हमने ये भी कहा था कि जो टाइप 1 डायबिटिक पेशेंट हैं उसमें जेनेटिक एसोसिएशन होती है HLA DR3 एंड HLA DR4। जो टाइप 1 डायबिटिक पेशेंट हैं उसमें सीवियर ग्लूकोज इंटॉलरेंस होती है, यंग एजेस में होती है, उसको जुवेनाइल ऑनसेट डायबिटीज़ कहते हैं। जो टाइप 2 है वो आफ्टर द एजेस ऑफ 30 होती है। उसकी जो रिस्क फैक्टर है वो क्या है? ओबेसिटी है, ओवरवेट है, लैक ऑफ एक्सरसाइज है, उसको एडल्ट टाइप ऑनसेट डायबिटीज़ मेलाइटस भी कहते हैं। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे इसके अंदर मजीद कुछ और चीज़ें। तो देखिए, क्लिनिकल केस लेके, क्लिनिकल केस में याद रखे 16 years old boy presented to the ER with complaining of sudden onset abdominal pain, altered state of consciousness and vomiting. There is fruity odor, smell in the breathing, and investigation shows increased glucose level, most likely diagnosis. हाँ जी, what is the diagnosis? This is a straightforward case of DKA, diabetic ketoacidosis. इसके अंदर जो मेन पॉइंट्स आप लोगों ने याद रखने हैं वो पॉइंट्स ये है जनाब कि इसमें हमारे पास क्या है, 16 ईयर ओल्ड बॉय है, यंग एज के अंदर, प्रेजेंट क्या है, सडन ऑनसेट एब्डोमिनल पेन। DKA पेशेंट में क्या होता है? एब्डोमिनल पेन फॉलोड बाय अल्टर्ड स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस, डिलीरियम के सिम्टम आ सकते हैं, वोमिटिंग के साथ, और उसमें फ्रूटी ऑर्डर स्मेल है। तो फ्रूटी ऑर्डर स्मेल का मतलब क्या है कि देयर इज कीटोन बॉडी फॉर्मेशन। और हाउ मेनी कीटोन बॉडी वी डिस्कस? 3, एसीटोएसीटेट, बीटा हाइड्रोक्सीब्यूटारेट और एसीटोन। इन तीनों में से लाइटेस्ट कीटोन बॉडी इज एसीटोन, और जब एसीटोन ब्रीदिंग में बाहर जाएगी इट विल गिव्स राइज टू फ्रूटी ऑर्डर स्मेल। और इसकी इन्वेस्टिगेशन भी हमें यह बता रही है कि इसकी ब्लड शुगर लेवल बहुत क्या है, ज़्यादा है, हाइपरग्लाइसीमिक स्टेट। द रीजन इज देयर इज लैक ऑफ इंसुलिन। जब इंसुलिन ना होने की वजह से ग्लूकोज बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, तो इंसुलिन ना होने की वजह से देयर इज लाइपोलाइसिस, और लाइपोलाइसिस की वजह से फ्री फैटी एसिड बनेगी। दोज फ्री फैटी एसिड converted into acetyl CoA that will lead to ketone body formation as we discussed in the previous lecture. So this is a clear cut case of diabetic ketoacidosis. ठीक है जी, इसको हम कहते हैं सिंपली DKA। क्लियर है? दिस वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, रिमेंबर फॉर द एग्जाम। तो डिलीरियम के इस DKA के अंदर D स्टैंड फॉर डिलीरियम, अल्टर्ड state of consciousness level, K for कोशमल ब्रीदिंग, देयर विल बी डीप ब्रीदिंग, और इसकी ब्रीदिंग में जो करेक्टरिस्टिक ऑर्डर है दैट विल बी फ्रूटी ऑर्डर, द रीजन इज एसीटोन स्मेल इसको कहते हैं, और एब्डोमिनल पेन। ये तीन चीज़ें जब भी एक पेशेंट में आ जाए, स्पेशली इन यंग एजेस विद द नोन केस ऑफ टाइप 1 डायबिटीज, दैट इज द हॉलमार्क ऑफ DKA, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस।
डायबिटिक कीटो एसिडोसिस, इसकी लैब इन्वेस्टिगेशन क्या है? लैब में अगर हम देखें लैब इन्वेस्टिगेशन में ग्लूकोज लेवल ये हाई होगी कि कम? इट विल बी इंक्रीज। तो DKA पेशेंट में ग्लूकोज लेवल इज ऑलवेज इंक्रीज्ड, हाइपरग्लाइसीमिया होता है। दूसरी बात, इसमें बाइकार्बोनेट लेवल कितना होगा? बाइकार्बोनेट लेवल देन द नॉर्मल विल बी डिक्रीज्ड। ये भी मैं बताने लगा हूँ कि बाइकार्बोनेट क्यों कम होता है। इन लोगों के अंदर H प्लस क्या होता है? एसिडोसिस होता है, तो इट विल बी इंक्रीज, इसमें इंक्रीज होता है। और यहाँ पे H प्लस की इंक्रीज की वजह से जो एसिडोसिस होती है ये रिस्पायरेटरी होगी क्या मेटाबॉलिक? सो दैट इज अ मेटाबॉलिक एसिडोसिस, मेटाबॉलिक एसिडोसिस। और नेक्स्ट लेके अनायन गैप, अनायन गैप इसमें ज्यादा होगी कि कम? इंक्रीज्ड। क्लियर है? अनायन गैप इज द मेजरमेंट ऑफ सर्टेन कैटायन एंड एनायन। और जब भी अनायन गैप बॉडी के अंदर क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। अनायन गैप increase shows increased acid production in the body. So what is the significance of anion gap? That is shows that in the body there is continuous production of acids H+. अब देखें अनायन गैप मालूम करने का तरीका भी सीख लें। अनायन गैप नॉर्मली हम ऐसे मालूम करते हैं, इसका जो फार्मूला है अनायन गैप इज इक्वल टू सोडियम माइनस bicarbonate plus chloride, that is called anion gap. So anion gap is the sodium minus bicarbonate plus chloride, ये नॉर्मल anion gap की फार्मूला है। तो सोडियम का जो वैल्यू हम रखते हैं दैट इज 135, क्योंकि नॉर्मल सोडियम कहाँ से कहाँ तक होती है? 135 to 145। तो दैट इज द सोडियम लेवल। बाइकार्बोनेट की लोवेस्ट कल हम कितनी बता चुके थे? 22 से 26, ये 22 है और इसकी लोवेस्ट 110 होती है। क्लोराइड की 110 to 120 नॉर्मल। तो 135 माइनस इन दोनों को प्लस करें तो इससे क्या आएगा? मतलब इसका लोवेस्ट हम 100 लेते हैं, इन दोनों को प्लस करें तो कितना आएगा? 122। और अगर 135 से 122 को हम माइनस करें तो कितना आएगा? 13 आएगा। तो अनायन गैप की जो एवरेज वैल्यू है वो वैसे 10 से लेके 14 तक होता है। तो मतलब इट वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। अनायन गैप अगर आप लोगों को एग्जाम में आया है कि एक पेशेंट है उसमें ये इन्वेस्टिगेशन है, आप लोगों को गिवन इन्वेस्टिगेशन दी गई है और आप लोगों से उसमें अनायन गैप मालूम करने का वो एक्सपेक्ट करते हैं, तो आप लोगों ने यही फार्मूला यूज करना है, सोडियम माइनस बाइकार्बोनेट प्लस क्लोराइड। अब इधर देखें डायबिटिक पेशेंट में स्पेशली DKA पेशेंट के अंदर कंटिन्यूअसली कौन सी बॉडीज की सिंथेसिस होती है? कीटोन बॉडी। और कीटोन बॉडी क्या है? इट इज एसिडिक और बेसिक? इट इज एसिडिक। मुझे इधर फोकस करेंगे तो ये चीज समझ आ जाएगी। डायबिटिक पेशेंट में कीटोन बॉडी अपने आप से कंटिन्यूअसली किस चीज की रिलीज को बढ़ाता है? एसिड। इसलिए तो कीटो क्या होता है? एसिडोसिस। तो जब H कंटिन्यूअसली प्रोड्यूस होगा डायबिटिक पेशेंट में स्पेशली इन टाइप 1, तो बॉडी के अंदर जो HCO3 है ये इस H को पकड़ने की कोशिश करेगा, तो इससे रिएक्शन करके क्या बनाएगा? H2CO3। The H which is produced in DKA patient, it is picked by HCO3 in the blood and converted into H2CO3, or it is not stable, it will dissociate into H2O and carbon dioxide। क्लियर है? अब जितना H ज्यादा पैदा होगा उतना फ्री किस चीज की लेवल कम पड़ जाएगी? HCO3। क्योंकि जितना H की प्रोडक्शन ज्यादा होगी उतना HCO3 की कंजम्पशन क्या होगी? वो ज्यादा होगी। तो फ्री HCO3 क्या हो जाएंगे? वो कम हो जाएंगे। तो HCO3 विल बी डिक्रीज। लेकिन कंटिन्यूस रेट पे क्या चीज प्रोड्यूस हो रही है? H प्लस प्रोड्यूस हो रही है। pH का इक्वेशन याद रखें, pH इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बाइकार्बोनेट, but pH is inversely proportional to partial pressure of what? Carbon dioxide. Carbon dioxide it is directly proportional to concentration of acids. अब इस पेशेंट में HCO3 बार बार यूज हो रहे H के साथ मिलकर, तो फ्री लेवल क्या हो जाएगा? कम। जब HCO3 कम होगा, HCO3 कम, तो pH भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा कि नहीं? तो HCO3 कम का मतलब pH कम है। और यहाँ पे एसिड की प्रोडक्शन क्या है? H की प्रोडक्शन क्या है? वो ज्यादा है। तो H जितना ज्यादा होगा तो इनवर्स प्रोपोर्शनल है, तो स्टिल pH क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। क्लियर है? तो दोनों कंडीशन
HCO3 कम की वजह से और H प्लस की प्रोडक्शन ज़्यादा की वजह से दोनों हालतों में ओवरऑल pH क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो मेटाबॉलिक क्या होगा, एसिडोसिस होगा कि नहीं। तो DKA पेशेंट में मुझे ये बताए, DKA पेशेंट में HCO3 का जो वैल्यू है वो ज़्यादा होगी कि कम होगी, वो कम होगी, मतलब HCO3 क्या हो जाएगी, कम। तो ये लेस देन 22 होगा कि नहीं, लेस देन 22। अब इधर देखिए, इस पेशेंट की हम अनायन गैप मालूम करते हैं, तो सोडियम तो अपनी जगह पे नॉर्मल आएंगे ना, सोडियम माइनस बाइकार्बोनेट 22 से ज्यादा के कम होंगे, 22 से कम कोई 18 में लगा दे, और इसके साथ नॉर्मली 100 हम ऐड करेंगे विच इज ऑफ क्लोराइड। तो देखिए 135 माइनस इन दोनों को मिलाए कितना आता है 118, और 118 अगर इससे हम माइनस करें तो अनायन गैप कितना आएगा 17। तो ये नॉर्मल से क्या हो गया, बढ़ गया। बढ़ने का वजह यह है कि कंटिन्यूअसली किस चीज की रेट, किस चीज की फ्री लेवल कम होती जा रही है, HCO3, और इसका रीजन ये है कि वो किसको न्यूट्रलाइज करने की कोशिश कर रही है, H। तो दिस अनायन गैप इंक्रीज मोर एसिड प्रोडक्शन और लेस एसिड प्रोडक्शन, मोर एसिड प्रोडक्शन। क्लियर है। तो जब भी DKA पेशेंट की एग्जाम में हिस्ट्री आ जाए और उसमें अनायन गैप वो आप लोगों को बताएं, इट मीन अनायन गैप इन DKA पेशेंट इज ऑलवेज increase, and increase anion gap will show us more acid production in the body। क्लियर है। इसकी अगर फॉर एग्जांपल ये आ जाए व्हाट इज द ट्रीटमेंट, DKA पेशेंट की ट्रीटमेंट मेथड भी पूछते हैं। अगर इसमें ग्लूकोज क्या है बहुत ज्यादा, ग्लूकोज इज ऑस्मोटिकली एक्टिव सब्सटेंस, और ये हर एक सेल से क्या ड्रा करते हैं, वाटर। तो जितना ग्लूकोज ज्यादा होगा, ज्यादा वाटर ड्रा करेगा, तो सेल बिकम अंडर वॉल्यूमेटिक, उसमें जो वॉल्यूम है वाटर की वो क्या हो जाती है, कम। तो ये पेशेंट डिहाइड्रेशन में जा सकता है कि नहीं। तो सबसे पहले हम बंदे को बाहर से क्या लगाते हैं, IV, हाँ जी, IV फ्लूइड देते हैं। वाई IV फ्लूइड इज गिवन टू हाइड्रेट द पेशेंट एंड प्रिवेंट द साइंस ऑफ डिहाइड्रेशन। इसमें हम डिहाइड्रेशन को प्रिवेंट करते हैं। ये जो DKA है इसका मेन रीजन क्या है, ये टाइप 1 डायबिटिक पेशेंट में क्यों होता है, लैक ऑफ इंसुलिन। क्योंकि इन लोगों में इंसुलिन नहीं होता, तो लाइपोजेनेसिस की वजह क्या होता है, लाइपोलाइसिस। तो IV फ्लूइड के बाद इन लोगों को हम क्या लगाएंगे, IV इंट्रावीनस इंसुलिन ही लगाएंगे। लेकिन इंसुलिन कौन सा लगाएंगे, आंसर इज रेगुलर इंसुलिन इसको कहते हैं। सो द मोस्ट इंपोर्टेंट MCQs क्वेश्चन फ्रॉम हियर इज द ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस फॉर DKA पेशेंट इज इंट्रावीनस रेगुलर इंसुलिन। इंट्रावीनस रूट हम क्यों देते हैं, आंसर इज कि इसकी बायो अवेलेबिलिटी कितनी होती है, 100% होती है। ठीक है। और इसके साथ साथ हम कभी कभार क्या दे सकते हैं, डेक्सट्रोज दे सकते हैं। वाई, क्योंकि इंसुलिन इटसेल्फ कैन कॉज हाइपोग्लाइसीमिया। तो हाइपोग्लाइसीमिया के सिम्टम्स को प्रिवेंट करने के लिए हम 5% डेक्सट्रोज भी दे सकते हैं। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे अनदर MCQs क्वेश्चन, द मोस्ट कॉमन life threatening infection in DKA patient is, what is this, DKA पेशेंट के अंदर मोस्ट कॉमन लाइफ थ्रेटनिंग इन्फेक्शन कौन सी होती है, आंसर इज म्यूकरमाइकोसिस। इसको हम क्या कहते हैं, म्यूकरमाइकोसिस। इट इज अ फंगल इन्फेक्शन। ये क्या है, फंगल इन्फेक्शन। और DKA patient is an immunocompromised person, or the most common cause of immunocompromised person is fungal infection. So mucormycosis is a fungal infection which is a life-threatening infection that is mainly happening in a DKA patient. Clear है। mycosis जब भी आ जाए it is a fungal infection. So अब mucormycosis अगर इस तरह आ जाए कि mucormycosis, ये mucormycosis तो fungal infection है, लेकिन कौन सी फंजाई है जो म्यूकरमाइकोसिस कराती है, आंसर इज राइजोपस। उस फंगस का नाम क्या है, राइजोपस। RHIZOPUS, राइजोपस। सो राइजोपस इज अ फंगस विच कैन कॉज म्यूकरमाइकोसिस एंड इट इज अ लाइफ थ्रेटनिंग फॉर DKA पेशेंट। क्लियर है। ओके जी, अब नेक्स्ट आते हैं कि ये क्लियर है कि नहीं, DKA पेशेंट की मैनेजमेंट याद रखना है, IV फ्लूइड इंसुलिन प्लस डेक्सट्रोज में लाते हैं। और दूसरी बात आप लोगों ने यह भी याद रखनी है कि इंसुलिन जब हम देते हैं, इंसुलिन न कि सिर्फ ग्लूकोज को इन करते हैं सेल में, लेकिन इट आल्सो अफेक्ट पोटासियम लेवल। तो हमने पोटासियम के ऊपर भी नजरें रखनी चाहिए। ठीक है जी। इंसुलिन के जो आप लोगों से एग्जाम में आते हैं ना,
insulin is the wholly solely treatment for type 1 diabetes, but insulin can be used also in the treatment of type 2 diabetes. तो देखिए यहाँ पे मैं कुछ MCQs लिखूंगा इंसुलिन के ऊपर, ये आप सब लोगों को आने चाहिए। इंसुलिन, इंसुलिन इट इज द mainstay treatment for type 1 diabetes mellitus, or it is also used for DM2 as well as oral hypoglycemic agents। हाँ जी, इसका मतलब ये है कि टाइप 2 डायबिटिक पेशेंट में हम टैबलेट्स भी यूज़ करते हैं जिसको हम ओरल हाइपोग्लाइसीमिक एजेंट्स कहते हैं, क्योंकि ओरली हम उन लोगों को टैबलेट्स देंगे जिससे हम ब्लड शुगर लेवल को क्या करें, कम करें। सो दोज टैबलेट विच डिक्रीज हाई ब्लड शुगर लेवल दैट इज कॉल्ड ओरल हाइपोग्लाइसीमिक एजेंट। लेकिन टाइप 2 को अगर ज़रूरत पड़े उसमें भी हम क्या यूज़ कर सकते हैं, इंसुलिन यूज़ कर सकते हैं। इंसुलिन का एक और क्वेश्चन आता है प्रेगनेंसी में, चाहे जेस्टेशनल डायबिटीज़ हो, प्रेगनेंसी में फीमेल को जनाब प्रेगनेंसी में डायबिटीज़ हो गई, चाहे वो टाइप 1 हो या टाइप 2 हो, दोनों के अंदर ड्रग ऑफ द चॉइस क्या है, वो इंसुलिन है। इंसुलिन इज सेफ इन प्रेगनेंसी, इंसुलिन कैन नॉट क्रॉस प्लेसेंटा, ये प्लेसेंटा क्रॉस नहीं कर सकती, ये सेफ है तो प्रेगनेंसी में हम दे सकते हैं, नो मैटर इट इज टाइप 1 और टाइप 2। फिर यहाँ पे कुछ एग्जामिनर आप लोगों से डिपेंडिंग अपॉन द ड्यूरेशन ऑफ एक्शन कुछ इंसुलिन के क्वेश्चन पूछते हैं। नंबर 1 इज रैपिड एक्टिंग इंसुलिन, रैपिड एक्टिंग इंसुलिन के रैपिड एक्टिंग इंसुलिन, एक होते हैं शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन, शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन, another is intermediate acting insulin और long acting insulin, long acting इंसुलिन। ये चार इसकी मुख्तलिफ टाइप्स है, सिर्फ नाम आने चाहिए कि कौन सी इंसुलिन किस कैटेगरी में आता है। इसके अंदर जो इंसुलिन के नाम है, नंबर 1 इज लेस्प्रो, लेस्प्रो इंसुलिन इज अ रैपिड एक्टिंग इंसुलिन। इसके बाद आता है स्पार्ट, इसमें स्पार्ट, ठीक है। सो और ग्लूलीसीन, ग्लूलीसीन, these are the three preparation of insulin which are present in the rapid acting insulin। according to the first state इसको अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन भी कहते हैं, अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग आल्सो नोन एज रैपिड एक्टिंग इंसुलिन, एंड दे आर दीज थ्री। शॉर्ट एक्टिंग के अंदर द मोस्ट इंपोर्टेंट इज इंसुलिन रेगुलर, ये इसको हम रेगुलर इंसुलिन कहते हैं, जिसको ह्यूमुलिन आर भी कहते हैं, और ये ड्रग ऑफ द चॉइस है। हाँ जी, ड्रग ऑफ चॉइस इन IV फॉरवर्ड, आंसर इज DKA। डायबिटिक केटोएसिडोसिस के अंदर ड्रग ऑफ चॉइस इन IV रूट दैट इज रेगुलर इंसुलिन। इंटरमीडिएट इंसुलिन में जो प्रिपरेशन है इसको हम कहते हैं NPH, इसका पूरा नाम है NPH स्टैंड फॉर न्यूट्रल प्रोटामीन हैगडॉन, ठीक है, ये इसका पूरा नाम है। अगर किसी ने याद रखना है, व्हाट इज NPH स्टैंड फॉर, न्यूट्रल प्रोटामीन हैगडॉन, दिस इज इंटरमीडिएट एक्टिंग। लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन में नंबर 1 इज डेटिमर, एंड द थर्ड इज ग्लार्गिन, ग्लार्जिन भी कुछ लोग इसको कहते हैं, बट दिस इज अ ग्लार्गिन। So this is the list you people at least know for the different duration of action regarding insulin, and no one will ask you कि कितने टाइम में कौन सा काम करता है, या फिर प्रैक्टिकली हम जाके, लेकिन बेसिक के अंदर FCPS पार्ट 1 में जितने MCQs आते हैं वो सिर्फ आप लोगों से इसकी क्लास पूछ सकते हैं कि डिपेंडिंग अपॉन द ड्यूरेशन ऑफ एक्शन रैपिड एक्टिंग इंसुलिन कौन सी है, शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन कौन सा है, इंटरमीडिएट क्या है, और लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन कौन सा है। ये सारे के सारे हम टाइप 1 में यूज तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन दीज ऑल कैन बी आल्सो ओकेजनली डिपेंडिंग अपॉन द SOS, व्हाटएवर वी नीड वी कैन यूज इन द मैनेजमेंट ऑफ टाइप 2 आल्सो।
अब इसकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, वही सेम जो हमने पढ़ा है एक्शन। दीज इंसुलिन विच कम फ्रॉम आउटसाइड इन द इंजेक्शन फॉर्म goes into the target cell and activate which messenger system, टायरोसिन काइनेस। और टायरोसिन काइनेस के जरिए ये जनाब क्या करते हैं, सेल की बायोलॉजिकल मशीनरी को चेंज करके ग्लूकोज की अपटेक को क्या करता है, बढ़ा देता है। और कल मैंने फंक्शंस ऑफ इंसुलिन बताए थे, सारे के सारे ये वही फंक्शन करेंगे। इसके जनाब सिर्फ इम्पोर्टेंट ये याद रखना है कि व्हाट इज द मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ इंसुलिन इंजेक्शन, आंसर इज हाइपोग्लाइसीमिया। सो कहते हैं हॉस्पिटल में a known case of diabetes whenever presented with unconsciousness state ruled out hypoglycemia until proved otherwise, इसको इंसुलिन इंड्यूस हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं। तो इंसुलिन के साथ जो सबसे बड़ा रिस्क है वो क्या हो सकता है, हाइपोग्लाइसीमिया। और ये अनदर साइड इफेक्ट कराता है फिर इसका लिपोडिस्ट्रोफी। इंसुलिन की इंजेक्शन एक जगह पे लगाई जाती है कि मल्टीपल साइट्स पे, मल्टीपल मुख्तलिफ जगहों पे। द रीजन इज टू प्रिवेंट लिपोडिस्ट्रोफी एंड हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, एलर्जिक रिएक्शन इज वेरी रेयर अलॉन्ग विद इंसुलिन। तो दो चीज याद रखें, हाइपोग्लाइसीमिया एंड लिपोडिस्ट्रोफी, ये दो मेन साइड इफेक्ट्स है इंसुलिन के, लेकिन रेयरली आल्सो देयर इज चांस ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी और एलर्जिक रिएक्शन। लेकिन एग्जाम में जो आता है कि डायबिटिक पेशेंट है वो इमरजेंसी रूम में लाया गया है, स्पेशली किसके अंदर, अनकॉन्शियसनेस स्टेट में, यू हैव टू रूल आउट व्हाट, हाइपोग्लाइसीमिया। तो इंसुलिन की मोस्ट प्रोमिनेंट साइड इफेक्ट में हाइपोग्लाइसीमिया आता है। अनदर क्वेश्चन टू कम इन द एग्जाम इज के अ पेशेंट, ये बहुत आता है, अ पेशेंट हैविंग DM2 डायबिटीज mellitus type 2 and also obesity, what is the drug of choice। हाँ जी, पेशेंट है उसको टाइप 2 डायबिटीज है, द पेशेंट इज डायग्नोज फॉर विच, टाइप 2 डायबिटीज। पेशेंट को जनाब टाइप 2 डायबिटीज है और साथ में जनाब क्या है, उसको ओबेसिटी भी है। तो टाइप 2 डायबिटीज और ओबेसिटी के अंदर व्हाट इज द ड्रग ऑफ चॉइस, हमारे पास जनाब ड्रग ऑफ द चॉइस क्या है, तो आंसर इज मेटफॉर्मिन। इसके अंदर जो ड्रग ऑफ द चॉइस हम देते हैं दैट इज ऑफ मेटफॉर्मिन। सो मेटफॉर्मिन इज द ड्रग ऑफ चॉइस इन टाइप 2 डायबिटीज इफ द पेशेंट हैज कंकरेंट ओबेसिटी अलॉन्ग विद दैट, अगर उसके साथ क्या हो, ओबेसिटी। अनदर क्वेश्चन टू कम, मेटफॉर्मिन के ऊपर ये याद रखे इट बिलोंग्स टू, मेटफॉर्मिन को हम ग्लूकोफेज भी कहते हैं, पाकिस्तान में कॉमन है कि नहीं, इसको ग्लूकोफेज कहते हैं या गेटफॉर्मिन के नाम से इसके टैबलेट्स आते हैं। दैट इज द ड्रग ऑफ चॉइस विद ओबेसिटी स्पेशली इफ द पेशेंट हैज टाइप 2 डायबिटीज। इट बिलोंग्स टू बिग्विनाइड फैमिली। ये किस फैमिली के अंदर आता है, बिग्विनाइड फैमिली। सो इट बिलोंग टू बिग्विनाइड फैमिली। तो ये भी आ सकता है कि टाइप 2 डायबिटीज विद ओबेसिटी के अंदर कौन सा ड्रग, आंसर इज बिग्विनाइड, क्योंकि इसकी फैमिली में मेटफॉर्मिन आता है। ठीक है, मेटफॉर्मिन के बारे में ये चीज आप लोगों ने याद रखनी है, हाउ इट एक्ट, ये ब्लड शुगर को कैसे कम करता है, व्हाट आर द टारगेट एक्शन फॉर मेटफॉर्मिन। नंबर 1, इट डिक्रीज या इट इनहिबिट हेपेटिक ग्लूकोनियोजेनेसिस, मतलब ये लीवर के अंदर न्यू ग्लूकोन फॉर्मेशन को क्या करती है, रोक लेती है। तो अगर नए ग्लूकोज नहीं बनेंगे तो ग्लूकोज की जो है ना क्या हो जाएगा, प्रोडक्शन में कमी आएगी। तो हेपेटिक ग्लूकोनियोजेनेसिस को क्या करता है, ये कम कर देता है। नंबर 2, इट प्रोमोट या इट इनहिबिट रिलीज ऑफ ग्लूकागॉन। ये किस चीज की रिलीज को कम करता है, ग्लूकागॉन। ग्लूकागॉन का काम क्या है, ये लो ग्लूकोज को इंक्रीज कर देता है। सो मेटफॉर्मिन नॉर्मली इनहिबिट द रिलीज ऑफ ग्लूकागॉन, ताकि मजीद ग्लूकोज को बढ़ाए ना। ठीक है, नेक्स्ट इसमें लेके इट प्रोमोट ग्लाइकोलिसिस। ये किसको प्रोमोट करती है, ग्लाइकोलिसिस। व्हाट इज ग्लाइकोलिसिस, इट इज द ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज। तो जितना ग्लूकोज की ब्रेक डाउन ज्यादा होगी उतना फ्री ग्लूकोज कम हो जाएंगे। तो ग्लाइकोलिसिस को प्रोमोट करता है
ग्लूकागॉन की रिलीज को कम करता है और हेपेटिक ग्लूकोनियोजेनेसिस को क्या करता है, कम करता है। और अनदर थिंग इज इट इंक्रीज इंसुलिन सेंसिटिविटी। किस चीज की सेंसिटिविटी बढ़ाता है, इंसुलिन सेंसिटिविटी। इसका मतलब ये है कि टाइप 2 डायबिटीज में देयर इज इंसुलिन बट इट इज रेजिस्टेंट ऑन रिसेप्टर्स, तो उसकी रिसेप्टर पे काम के लिए सेंसिटिविटी को क्या करता है, प्रोमोट कर देता है। सो दीज ऑल आर दोज एक्शन which is done by metformin and to all of these action it can decrease the blood sugar level। ठीक है जी। नेक्स्ट यहाँ पे इसमें नोट लेके this agent is usually do not cause hypoglycemia। This is a very गुड पॉइंट फॉर मेटफॉर्मिन टू रिमेंबर। मेटफॉर्मिन एक ऐसा ड्रग है कि ये यूजुअली हाइपोग्लाइसीमिया नहीं कराता, बिकॉज दोज ड्रग कैन कॉज हाइपोग्लाइसीमिया विच हैव समथिंग टू डू विद इंसुलिन रिलीज। जो ड्रग इंसुलिन को रिलीज करे बीटा सेल से, तो उसके अंदर क्या होता है, वो जाकर हाइपोग्लाइसीमिया करा सकते हैं। लेकिन मेटफॉर्मिन एक ऐसा ड्रग है, इधर देखिए, ये अदर काम करके ये ग्लूकोज को क्या कर सकते हैं, कम, ये इंसुलिन के जरिए नहीं करा सकते, इसलिए इट हैज नथिंग टू डू विद इंसुलिन, देयरफॉर दिस ड्रग कैन नॉट कॉज हाइपोग्लाइसीमिया। तो अगर ऐसा ड्रग जो ब्लड शुगर को कंट्रोल भी करे और वो ग्लूकोज को भी कम करे लेकिन वो हाइपोग्लाइसीमिया ना करा सके, इट इज द बेस्ट आर नॉट, इट इज द बेस्ट। इसलिए टाइप 2 डायबिटीज में ड्रग ऑफ द चॉइस क्या देते हैं, मेटफॉर्मिन देते हैं, विच इज द फैमिली ऑफ बिग्विनाइड। नेक्स्ट इसके जो इंपोर्टेंट साइड इफेक्ट्स आते हैं, साइड इफेक्ट्स कि व्हाट इज द साइड इफेक्ट्स ऑफ मेटफॉर्मिन। नंबर 1 साइड इफेक्ट्स में तो यार याद रखना है आप लोगों ने, कुछ लोग कहते हैं इसका मेटालिक टेस्ट होता है। कौन सा टेस्ट, मेटालिक टेस्ट। लेकिन उससे कई इंपॉर्टेंट है जीआई अपसेट, ये जीआईटी अपसेट कराता है। ठीक है, जीआई अपसेट में नोजिया, वोमिटिंग, माइल्ड एब्डोमिनल पेन, इसको हम क्या कहते हैं, जीआई अपसेट। लेकिन दिस इज द कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ मेटफॉर्मिन which is experienced by most of the people who are using metformin। लेकिन the most serious adverse effect of this drug is lactic acidosis। ये क्या करा सकता है, lactic acidosis, serious side effect that is lactic acidosis। तो यहाँ पे लेके serious adverse effect है इसका, serious adverse effect of metformin is what, lactic acidosis। अगर एक पेशेंट है उसको पहले से रीनल फेलियर है, वो किडनी फेलियर का पेशेंट है और वो मेटफॉर्मिन ले रहा हो, दैट इज गुड और बैड, इट इज बैड, क्योंकि लैक्टिक एसिडोसिस कैन फर्दर डैमेज द किडनी। तो कैन वी गिव दिस ड्रग टू अ टाइप 2 डायबिटीज हु हैव रीनल फेलियर, नो। सो दिस ड्रग इज कंट्रा इंडिकेटिंग रीनल फेलियर, द रीजन इज दिस ड्रग कैन कॉज लैक्टिक एसिडोसिस। तो ये इसका एक कंट्रा इंडिकेशन है जो आप लोगों ने एग्जाम के अंदर इस पे थोड़ा सा जो है ना ध्यान देकर फोकस करना है। कभी कभार वो ड्रग टाइप 2 डायबिटिक पेशेंट होता है और वो आप लोगों से ड्रग ऑफ द चॉइस पूछते हैं, लेकिन वो रीनल फेलियर का पेशेंट होता है तो हम मेटफॉर्मिन नहीं देते। तो रीनल फेलियर इज अ कंडीशन वेयर वी कैन नॉट गिव मेटफॉर्मिन टू द पेशेंट बिकॉज इट कैन वर्सन द कंडीशन, इट कैन कॉज लैक्टिक एसिडोसिस। अब देखें व्हाट इज द कॉजेज ऑफ टाइप 2 डायबिटीज। हाँ जी, टाइप 2 डायबिटीज की एग्जैक्ट इटियोलॉजी इज स्टिल अननोन, बट इट इज बिलीव दैट टाइप 2 डायबिटीज के अंदर या तो इंसुलिन आ नहीं सकते ज्यादा, व्हाट इज एमाइलाइड प्रोटीन, एमाइलाइड इज द एबनॉर्मल प्रोटीन व्हिच इज डिपोजिट ऑन द बीटा सेल, और आहिस्ता आहिस्ता बीटा सेल की फेलियर करके इंसुलिन सिक्रीशन को कम कर देती है। या तो टाइप 2 में इंसुलिन की सिक्रीशन नहीं होती इतना ज्यादा कि वो ग्लूकोज को कम करे, या इंसुलिन जाकर रिसेप्टर पे काम नहीं करता द ड्यू टू एक्सेस फैट्स इन द बॉडी। तो टाइप 2 डायबिटिक पेशेंट को डॉक्टर्स क्या कहते हैं कि आप लोग वेट क्या करें, लूज करें। अब याद रखें मेटफॉर्मिन इज द ड्रग विच कैन आल्सो लीडिंग टू वेट लॉस। ये एमसीक्यूज याद रखें, मेटफॉर्मिन कैन लीड्स टू वेट लॉस। मेटफॉर्मिन ब्लड शुगर को भी कम कर सकता है, मेटफॉर्मिन वेट को भी लॉस कर सकता है। कोई ऐसा कंडीशन आप लोग मुझे बता सकते हैं गायनी के अंदर जिसमें यंग फीमेल को एमिनोरिया भी होता है, हार्मोनल चेंजेस होती है और उसमें भी
एबनॉर्मल फैट्स ओबेसिटी की वजह से टाइप 2 डायबिटीज की चांस ज़्यादा होती है, और उसमें पीकास, एक्सीलेंट, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, उसके अंदर भी जो फीमेल्स होती है वो वेट लॉस के लिए कौन सा ड्रग लेती है, मेटफॉर्मिन लेती है। मैंने इसके पीछे बहुत सी चीज़ें सर्च की है, बुक में इसका रीज़न नहीं है। द रीज़न बिहाइंड वेट लॉस रिगार्डिंग मेटफॉर्मिन इज पुअरली अंडरस्टूड, बट एटलीस्ट यू पीपल शुड नो मेटफॉर्मिन कैन कॉज डिक्रीज एपिटाइट। ये एपिटाइट को कम करता है, तो जो बंदा बाहर से कुछ चीज़ नहीं लेगा उसकी वेट क्या होता जाएगा, लूज होता जाएगा। क्लियर है? सो बिकॉज ऑफ इट्स डिक्रीज एपिटाइट इट कैन कॉज वेट लूज। तो हमें यहाँ पे वेट लॉस चाहिए कि नहीं? हमें वेट लॉस भी चाहिए, और हमें शुगर पे कंट्रोल भी होना चाहिए, और हमें हाइपोग्लाइसीमिया भी नहीं चाहिए। सो द ड्रग विच कैन डिक्रीज वेट, द ड्रग विच कैन रेगुलेट शुगर and it cannot cause hypoglycemia. Answer is metformin. It is a fit drug in obesity with type 2 if the patient do not have renal failure. अगर ये रीनल फेलियर पेशेंट हो तो हम मेटफॉर्मिन नहीं देते, हम अलग ड्रग देंगे, वो अभी हम सब्सिक्वेंट टॉपिक्स में पढ़ते हैं। क्लियर है? दूसरी टाइप की जो फैमिली हम यूज कर सकते हैं डायबिटिक ड्रग में, उसको एज अ ग्रुप हम कहते हैं सल्फोनाइल यूरिया। उस ड्रग का नाम क्या है? सल्फोनाइल यूरिया। सल्फोनाइल यूरिया ड्रग, सल्फोनाइल यूरिया। ठीक है? सल्फोनाइल यूरिया के अंदर दो तरह की ड्रग्स है, फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट आप लोगों को नोट्स में बता रहा हूं। नंबर 1 इज क्लोरप्रोपामाइड। क्लोरप्रोपामाइड इज अ सल्फोनाइल यूरिया ड्रग प्रेजेंट इन द फर्स्ट जनरेशन। इसके अंदर दूसरा ड्रग है टोलब्यूटामाइड। टोलब्यूटामाइड ये भी एक ड्रग है जो फर्स्ट जनरेशन में है। सेकंड जनरेशन के अंदर द ड्रग विच इज प्रेजेंट इन दिस फैमिली दैट इज ग्लेब्जाइड, ग्लाइब्यूराइड एंड ग्लेमेप्राइड। So these are the drugs which is present in the second generation of sulfonyl urea. सल्फोनाइल यूरिया की मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एग्जाम में आता है। तो सल्फोनाइल यूरिया क्या करता है? दीज एजेंट डायरेक्टली इनहिबिट पोटासियम इफ्लक्स इन द बीटा सेल्स ऑफ पेंक्रियास। तो अगर पोटासियम बाहर ना गया तो पोटासियम किधर रहेगा? सेल में, और वो अपने अंदर किसको खींचेगी? कैल्शियम। जब कैल्शियम जाएगी तो वो सेल की क्या करेगी? डीपोलेशन, और इससे इंसुलिन निकलेगी, और इंसुलिन जाकर क्या करेगी? शुगर को कम करेगी। सो दीज ड्रग डीलिंग शुगर लेवल विद द रिलीज ऑफ इंसुलिन, और जब ये इंसुलिन को ज्यादा रिलीज करेगी तो इन ड्रग के साथ हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है कि नहीं? सो दिस ड्रग कैन कॉज हाइपोग्लाइसीमिया। तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन लेके इनहिबिट, कल वाले लेक्चर इसके लिए इंपॉर्टेंट है, पोटासियम इफ्लक्स इन बीटा सेल्स ऑफ पेंक्रियास लीडिंग टू इंक्रीज इंट्रासेल्युलर कैल्शियम, इंक्रीज इंट्रासेल्युलर कैल्शियम। कैल्शियम जब अंदर ज्यादा आएंगे तो फिर जनाब क्या होगा? देयर विल बी रिलीज ऑफ इंसुलिन। तो रिलीज ऑफ इंसुलिन होगी तो ये ड्रग हम क्या करेंगे? देंगे, रिलीज ऑफ इंसुलिन, एंड इंसुलिन विल बिकॉज ऑफ द एक्शन एज ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द प्रीवियस लेक्चर, इंसुलिन विल डिक्रीज द ब्लड शुगर लेवल। क्लियर है? लेकिन इन ड्रग्स के साथ साथ जो साइड इफेक्ट्स है वो आप लोगों ने याद रखना है कि दीज ड्रग कैन कॉज हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपोग्लाइसीमिया करा सकती है। इंसुलिन इस कैटाबोलिक हार्मोन या एनाबोलिक हार्मोन, ये एनाबोलिक है, ये फैट की सिंथेसिस करता है, ये लिपिड की सिंथेसिस, ये किसकी सिंथेसिस मजीद करता है? प्रोटीन, प्रोटियोजेनेसिस, लाइपोजेनेसिस। उस वजह से ओवरऑल वेट क्या हो जाता है? बढ़ जाता है, इसलिए इट कैन कॉज वेट गेन। तो इन ड्रग्स के साथ साथ ये चीजें रिस्क में होती हैं। सो दोज पीपल हु आर यूजिंग सल्फोनाइल यूरिया अलोन, so they has a risk for what? Hypoglycemia, because hypoglycemia ये because of insulin release, और इसमें वेट गेन के चांसेस भी ज्यादा होते हैं। अब इधर देखिए क्वेश्चन, टाइप 2 डायबिटिक पेशेंट है, टाइप 2 डायबिटिक, ये रफीउल्लाह बुक के अंदर ज्यादा है। टाइप 2 डायबिटिक पेशेंट है, उसमें आप कोई अच्छा ड्रग देना चाहे, यू हैव टू गो फॉर टोलब्यूटामाइड। क्या कहते हैं? टोलब्यूटामाइड। व्हाई? दिस इज विच जनरेशन ड्रग? फर्स्ट जनरेशन। लेकिन मैंने क्या कहा कि इन ड्रग में जो डेंजरस साइड इफेक्ट है वो क्या है? हाइपो, एंड दैट इज ओनली डन बाय सेकंड जनरेशन ड्रग।
सेकंड जनरेशन ड्रग के अंदर हाइपोग्लाइसीमिया की रिस्क बहुत ज़्यादा होती है बिकॉज दे हैव अ टेंडेंसी टू रिलीज मोर इंसुलिन एज कंपेयर टू दिस ड्रग। तो टोलब्यूटामाइड विल बी सेफ और ग्लिब्जाइड या ग्लाइब्यूराइड विल बी सेफ। टोलब्यूटामाइड, क्योंकि टोलब्यूटामाइड के साथ हाइपोग्लाइसीमिया के चांसेस वो कम होती है। तो फर्स्ट जनरेशन ये जनाब इतना ज़्यादा साइड इफेक्ट नहीं देती, लेकिन थर्ड जनरेशन ज़्यादा साइड इफेक्ट देती है। क्लियर है? ओके। अनदर थिंग, अगर एक पेशेंट है उसको हम डायबिटिक मैनेजमेंट में एक और ड्रग देंगे, कुछ ड्रग ऐसे है कि वो जाकर इंसुलिन की जो रेजिस्टेंस है उसको क्या करते हैं, कम करते हैं और उसकी सेंसिटिविटी को बहुत इंक्रीज करते हैं ताकि वो जाकर एक्सेस ग्लूकोज को सेल की तरफ अपटेक कराए। उस फैमिली का नाम है ग्लिटाजोन फैमिली। ग्लिटाजोन फैमिली, ग्लिटाजोन ड्रग्स। ठीक है, तो ग्लिटाजोन के अंदर नंबर 1 इज रोसीग्लिटाजोन, रोसीग्लिटाजोन। अनदर इज पाइसोग्लिटाजोन, पाइसोग्लिटाजोन। इसकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ये है, दीज एजेंट्स directly increase insulin sensitivity ये वो ड्रग है जो डायरेक्टली जाकर इंसुलिन सेंसिटिविटी को बढ़ाते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि कैसे ये, मतलब ये है PPAR गामा, ये एक न्यूक्लियर ट्रांसक्रिप्शन जीन होता है सेल के अंदर, ये ड्रग उसको बाइंड हो जाते हैं, उसका नाम है PPAR गामा। दिस ड्रग बाइंड टू, किसी ने याद रखना है तो याद रख सकते हैं, दीज एजेंट्स बाइंड टू PPAR गेमा। ठीक है, गेमा इसका जो फुल फॉर्म है दैट इज पर ऑक्सीसोम प्रोलिफरेटिव, इसका जो फुल फॉर्म है पर ऑक्सीसोम प्रोलिफरेटिव एक्टिवेटेड रेगुलेटर। दिस इज अ जीन, एक न्यूक्लियर फैक्टर है। जब भी देखे इसका काम क्या है, इस PPAR गामा फैक्टर का काम है इंसुलिन की काम को बढ़ाना, इन्हांस करना, सेंसिटिविटी बढ़ाना, लेकिन इसको एक्टिवेट करना किसका काम है, ग्लिटाजोन फैमिली। ग्लिटाजोन फैमिली इन द सेल दे विल बाइंड टू दिस PPAR gamma factor and this PPAR gamma factor will continuously simultaneously goes and increase the insulin sensitivity। मतलब ये सेल के अंदर होता है, ये एक फैक्टर है, न्यूक्लियर रिसेप्टर्स है, इस पे अगर फॉर एग्जाम्पल इंसुलिन जाकर बाइंड हो जाए तो उससे जनाब हमारे पास इंसुलिन की सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है। इसकी साइड इफेक्ट यहाँ पे लेके ग्लिटाजोन फैमिली, ग्लिटाजोन फैमिली के जो ड्रग है ये हार्ट फेलियर करा सकते हैं। इट इंक्रीज द रिस्क फॉर हार्ट फेलियर, और हार्ट फेलियर अगर हो जाए, पंपिंग ना हो जाए तो एडीमा के चांसेस ज़्यादा होंगे, और एडिमेटस फ्लूइड की वजह से देयर इज वेट गेन। इसमें क्या होती है, वेट गेन। लेकिन इसकी एक अच्छी बात यह है, और ये इंक्रीज रिस्क ऑफ पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर्स, ये अंडरस्टूड पुअरली है कि क्यों, लेकिन देखा गया है कि जो लोग ग्लिटाजोन ज़्यादा लेते हैं उन लोगों में पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर के चांसेस तो ज़्यादा होते हैं। लेकिन यहाँ पे नोट लेके, एंड दिस शुड बी द एग्जाम क्वेश्चन, कि ग्लिटाजोन फैमिली इज सेफ टू बी यूज इन रीनल इनसफिशिएंसी। तो देखिए मेटफॉर्मिन हम रीनल फेलियर में दे सकते हैं, नहीं, तो उसकी जो रिप्लेसमेंट ड्रग है वो कौन सी है, वो ग्लिटाजोन फैमिली है। सो इट इज सेफ इन रीनल इनसफिशिएंसी। तो यहाँ पे लेके इट इज सेफ इन रीनल इनसफिशिएंसी, रीनल इनसफिशिएंसी। क्लियर है? सो दिस इज द गुड पॉइंट फॉर द ग्लिटाजोन। तो जिन लोगों को पहले से हार्ट फेलियर हो या एडिमेटस हो या रीनल फेलियर के पेशेंट हो, तो रीनल फेलियर में तो ये सेफ है, तो उसमें हम मेटफॉर्मिन नहीं दे सकते। और जो बंदा हार्ट फेलियर है उसमें तो ये हार्ट फेलियर तो ये करा सकता है, ठीक है। कभी कभार ग्लिटाजोन लेकर लोग कहते हैं कि उसकी जो पाँव है ये क्या हो जाती है, स्वेलिंग, एडीमा कराती है।
लेकिन उसको प्रिवेंट करने के लिए तो उसकी डोज कम करनी है या अल्टरनेट को छोड़ देनी है। लेकिन जिस बंदे को रीनल फेलियर है उसमें हम मेटफॉर्मिन नहीं देंगे, तो उसको काशस के साथ बहुत एहतियात के साथ हम कौन सी ड्रग दे सकते हैं, ग्लूटाजोन फैमिली दे सकते हैं। सो ग्लूटाजोन फैमिलीज आर दोज ड्रग which can activate a transcription gene present in the cell PPA or gamma, and when this receptor is activated it will increase the insulin sensitivity। ये सिर्फ आप लोगों को एग्जाम में एक बैकअप एमसीक्यूज बताया है कि हाउ दिस ड्रग इंक्रीज इंसुलिन सेंसिटिविटी बिकॉज दे बाइंड टू पेरोक्सिसोम प्रोलिफरेटिव एक्टिवेटेड रेगुलेटर गामा फैक्टर। नेक्स्ट पॉइंट ये है, देखिए ये हमने अभी कितनी कैटेगरीज पढ़ी है, 3, बिग्विनाइड फैमिली, सल्फोनाइल यूरिया फैमिली और इसके बाद ग्लूटाजोन फैमिली। 4th नंबर लेके एकार्बोज इनहिबिटर, एकार्बोज इनहिबिटर, ठीक है। एकार्बोज इनहिबिटर, एकार्बोज इनहिबिटर के अंदर आप एकार्बोज इनहिबिटर की बजाय लेके अल्फा ग्लूकोसाइडोज इनहिबिटर, ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर, अल्फा ग्लूकोसाइडेज, इट इज द एंजाइम, क्योंकि एज जिस चीज में आता है इट इज द एंजाइम। ये वो एंजाइम है जो कार्बोहाइड्रेट को इंटेस्टाइन के अंदर क्या करता है, ब्रेक करके उसको मोनोसेकेराइड में कन्वर्ट करता है। ग्लूकोज इज अ मोनोसेकेराइड। तो जो लोग डायबिटिक होते हैं अगर वो ऐसी चीज खाए जिसमें कार्बोहाइड्रेट हो तो उसकी तोड़ फोड़ से तो ग्लूकोज बनेंगे और वो ब्लड में एब्जॉर्ब होकर ग्लूकोज लेवल क्या करेंगे, ज्यादा करेंगे। अगर किसी ने कुछ ऐसी चीज खाई हो जिसमें उसको लगे कि वो स्वीट हो तो हमने उसके बाद पोस्ट प्रेंडियल का मतलब क्या है, आफ्टर द मील, उसकी शुगर को कम करने के लिए उसकी एब्जॉर्प्शन बढ़ानी कि कम करनी है, कम करनी है। देखे हम कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं ना, कार्बोहाइड्रेट स्वीट्स की शक्ल में या जो भी हो, कार्बोहाइड्रेट इज अ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर के सिंपल, ये कॉम्प्लेक्स है। डाइजेशन के जरिए इससे हम सिंपलेस्ट फॉर्म क्या बनाते हैं, मोनोसेकेराइड, जिसमें बेस्ट एग्जांपल इज ग्लूकोज। कार्बोहाइड्रेट की ब्रेक डाउन करके क्या चीज बनाना, ग्लूकोज इन द इंटेस्टाइन, इट इज द फंक्शन ऑफ ग्लूकोसाइडेज। तो अगर ये ग्लूकोसाइडेज काम करेगा तो हमें क्या मिलते रहेंगे, ग्लूकोज, और वो एब्जॉर्ब होता रहेगा, ब्लड शुगर लेवल बढ़ता रहेगा। तो अगर किसी ने कोई स्वीट खाई हो, इधर देखे स्वीट, और उसने खुराक के बाद कोई ऐसी टेबलेट ली है जिससे वो किसको ब्लॉक करना चाहे, अल्फा ग्लूकोसाइडेज, द आंसर इज एकार्बोज टेबलेट। एकार्बोज इज द ड्रग, एकार्बोज वो ड्रग है जो अल्फा ग्लूकोसाइडेज को क्या कर सकता है, ब्लॉक कर सकता है। और इसमें अगर एग्जाम में आ जाए तो नेक्स्ट ये भी आ सकता है, क्योंकि ये ऑप्शन में आता है एग्जाम में, मैग्लीटोल। मैग्लीटोल और एकार्बोज दोनों वो ड्रग है जो अल्फा ग्लूकोसाइडेज को इंटेस्टाइन में क्या करता है, ब्लॉक करता है। और इन ड्रग की वजह से ग्लूकोज की अब्जॉर्प्शन बढ़ेगी कि कम होगी, ये कम हो जाती है। तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इन ड्रग्स की ये है, दीज एजेंट्स ब्लॉक इंटेस्टाइनल अल्फा ग्लूकोसाइडेज एंड डिक्रीज अब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज, अब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज, ये ग्लूकोज की अब्जॉर्प्शन को कम कर देती है। सो दैट इज नोन एज अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर। ठीक है जी, ओके। ये एमसीक्यूज में इस तरह आता है कि अगर किसी ने स्वीट खाई है और स्वीट खाने के बाद आफ्टर द मील वो अगर अपनी ग्लूकोज को जल्दी कम करना चाहता है तो हम उसको कौन सा ड्रग दे सकते हैं, अल्फा ग्लूकोसाइडेज। यहाँ पे लेके इट कैन डिक्रीज पोस्ट प्रेंडियल हाइपरग्लाइसीमिया, इंक्रीज ग्लूकोज लेवल सून आफ्टर द मील, इसको कम करने के लिए अल्फा ग्लूकोसाइडेज इज द बेस्ट ऑप्शन। क्लियर है। ये कहाँ पे काम करते हैं, इंटेस्टाइन में। तो इंटेस्टाइन इज अ पार्ट ऑफ जीआईटी, तो उसकी साइड इफेक्ट में जीआईटी अपसेट आ सकती है। तो उसमें डायरिया वगैरह, कॉन्स्टिपेशन, कोई स्पेसिफिक जीआई अपसेट नहीं है, लेकिन अगर ये इंटेस्टाइन में काम करेगी तो रिगार्डिंग दैट एरिया इसके जनाब कोई हमारे पास क्या हो सकते हैं, साइड इफेक्ट आ सकते हैं। ओके, अनदर क्वेश्चन, एक को हम कहते हैं सोडियम ग्लूकोज, सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर टू इनहिबिटर्स, ये भी लेके नेक्स्ट फैमिली, सोडियम ग्लूकोज
को ट्रांसपोर्टर 2 इनहिबिटर्स, इसका नाम है SGLT2 सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर 2 इनहिबिटर्स। ये भी हम डायबिटिक पेशेंट में देते हैं। इसकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इंपॉर्टेंट है एग्जाम में। इस फैमिली के अंदर जो ड्रग आते हैं, नंबर 1 इज केनाग्लिफ्लोजिन, डेपाग्लिफ्लोजिन, एम्पाग्लिफ्लोजिन, ग्लिफ्लोजिन। देखें CANA केनाग्लिफ्लोजिन, डेपाग्लिफ्लोजिन और एम्पाग्लिफ्लोजिन, ये क्या करते हैं? ये सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर को इनहिबिट करते हैं। अब आप लोग कहोगे कि ये कहाँ पे? तो एवरीवन नो दैट ग्लूकोज इज फ्रीली फिल्टर इन दी किडनी। देखिए, तो अगर फॉर एग्जांपल दिस इज ग्लोमेरुलाई बोमेन कैप्सूल, इसके बाद क्या होता है? PCT। तो PCT से सोडियम और किस चीज की रीअब्जॉर्प्शन होती है? ग्लूकोज। तो व्हेन ग्लूकोज एंड सोडियम रीअब्जॉर्ब इन द सेम डायरेक्शन, इसको हम कौन सा ट्रांसपोर्टर कहते हैं? को ट्रांसपोर्टर। एक बंदा है, उसकी पहले से शुगर लेवल क्या है? ज्यादा है, डायबिटिक है, तो उसकी रीअब्जॉर्प्शन होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए। अगर ये होगी तो उसका शुगर तो मजीद बढ़ेगा। तो ऐसा ड्रग जो नेफ्रॉन के अंदर किस पार्ट से? PCT पार्ट से सोडियम ग्लूकोज की रीअब्जॉर्प्शन क्या करे? ब्लॉक। दीज आर द एजेंट्स, ये वो एजेंट है। ठीक है, तो यहां पे लिखे कि मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इन ड्रग की, दीज एजेंट्स कैन इनहिबिट द रीअब्जॉर्प्शन। अब ये रीअब्जॉर्प्शन, हाँ, इन ड्रग का काम क्या है? किसको काम करना? अब्जॉर्प्शन इंटेस्टाइन में, लेकिन इन ड्रग का काम रीअब्जॉर्प्शन को काम करना। इन दी विच पार्ट ऑफ नेफ्रॉन? PCT पार्ट ऑफ नेफ्रॉन। Another question in the physiology come from BRS point of view. How much glucose normally reabsorb from PCT? Answer is 100%. कितना परसेंट? 100। जितना ग्लूकोज फिल्टर हो जाए, नॉर्मल की बात करता हूँ, हेल्दी पर्सन में पूरा का पूरा कहाँ से रिब्जॉर्ब होगा? PCT। तो 100% ग्लूकोज वेन एवर फिल्टर, तो 100% ही ये कहाँ से रिब्जॉर्ब होगी? PCT पार्ट से। तो ये जनाब वहाँ पे क्या करती है? काम करती है। दीज आर कॉल्ड सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर इनहिबिटर। इन लोगों ने लिखा है बुक में फर्स्ट एड के अंदर, ब्लॉक द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज इन दी PCT। अब ये क्या करते हैं? इसकी साइड इफेक्ट क्या है? ये न कि सिर्फ ग्लूकोज, अब देखिए ये ग्लूकोज को रीअब्जॉर्ब करने से बचाता है। तो ग्लूकोज किडनी से यूरिनरी ट्रैक्ट में ज्यादा जाएगा कि कम जाएगा? ज्यादा। नेफ्रॉन के ल्यूमेन में ज्यादा रहेगा, यूरेटर में जाएगा, ब्लैडर में जाएगा। तो ऑल द टाइम ज्यादा ग्लूकोज ट्रैक में रहेगा कि नहीं? एंड ग्लूकोज मेक द एनवायरनमेंट फेवरेबल फॉर इन्फेक्शन। तो दिस पर्सन हैज इंक्रीज रिस्क फॉर UTIs। हो सकती है कि नहीं? इन लोगों में UTI हो सकती है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। दूसरी बात, ग्लूकोज रीअब्जॉर्ब होंगे ब्लड में, कि इस ड्रग के होते हुए ग्लूकोज यूरिन में जाएंगे, यूरिन में, तो ग्लूकोज यूरिया, ग्लाइकोस यूरिया होगा कि देयर विल बी एक्सेसिव ग्लूकोज लीकिंग इन दी यूरिन। तीसरी बात, न कि सिर्फ ग्लूकोज जाएगा बाहर, क्या चीज भी जाएगा बाहर? सोडियम। सोडियम अपने साथ किसको खींचेगा? वाटर। तो वाटर की लेवल बॉडी में क्या हो जाएगी? कम। डिहाइड्रेशन हो सकती है कि नहीं? साइंस ऑफ डिहाइड्रेशन। तो साइंस ऑफ डिहाइड्रेशन, UTI, ग्लाइकोस यूरिया, दीज आर आवर, हमारे पास ये सारे के सारे हमारे पास किसके साइड इफेक्ट्स में आता है? सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर इनहिबिटर में। ठीक है जी, ये पॉइंट अनदर क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन एक को लेके, एमाइलिन एनालॉग। एमाइलिन इज नॉर्मली प्रोड्यूस्ड बाय पेंक्रियाज, ये भी MCQ आता है। एमाइलिन इज अ सब्सटेंस दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय विच ग्लैंड? पेंक्रियाज। तो इसका हम क्या दे सकते हैं? एनालॉग देते हैं। इसका एनालॉग हमारे पास क्या है? प्रेमलेंटाइड। ये ड्रग याद रखे, प्रेमलेंटाइड, PRAMLINTIDE।
दिस इज गिवन सबक्यूटेनियस रूट इन इंजेक्शन, ये हम इंजेक्शन में देते हैं। ये MCQ आता है, Pramlintide is given in the subcutaneous route in the injection form. It is a type, it is one of the analog of which substance in the body? Amylin. Amylin कहाँ से आता है? नॉर्मली पेंक्रियास से आता है। अब इधर देखिए इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन लेके, व्हाट इज द एमाइलिन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। अगर एमाइलिन बॉडी में आ जाए या एमाइलिन की जगह हम उसका एनालॉग बाहर से दे दे तो दोनों का काम एक जैसा होगा कि नहीं? क्योंकि एमाइलिन जो काम बॉडी में करेगा वही काम ये भी करेगा, क्योंकि एमाइलिन का क्या है? एनालॉग है। ये क्या करता है? डिक्रीज गैस्ट्रिक एम्पटिंग, कि स्टमक की जो एम्पटिंग टाइम है उसको क्या करता है? कम करता है। और नेक्स्ट इज डिक्रीज ग्लूकागॉन रिलीज, ये किसकी रिलीज को कम करता है? ग्लूकागॉन रिलीज। हाँ अदनान बताए, ग्लूकागॉन कम होने की वजह से ग्लूकोज क्या हो जाएंगे? कंट्रोल, बढ़ेंगे नहीं। और अगर स्टमक की एम्पटिंग टाइम को हम कम करें तो अब्जॉर्प्शन ज्यादा होगी कि कम? गैस्ट्रिक एम्पटिंग, गैस्ट्रिक एम्पटी किसको हो रही है? ड्यूडिनम, क्योंकि स्टमक ड्यूडिनम के साथ है ना। स्टमक अपना कंटेंट किसको देती है? एसोफेगस से कंटेंट स्टमक में जाती है, स्टमक अपना कंटेंट ड्यूडिनम को देती है। मैक्सिमम अब्जॉर्प्शन कहाँ से होती है? स्मॉल इंटेस्टाइन से। तो अगर गैस्ट्रिक एम्पटिंग टाइम हम कम करें तो फूड बहुत आहिस्ता आहिस्ता आगे जाएगा, तो एब्जॉर्प्शन में टाइम ज्यादा लगेगा कि नहीं? तो एब्जॉर्प्शन कम होगा कि ज्यादा? कम। जब एब्जॉर्प्शन कम होगा तो ग्लूकोज ब्लड में कम आएंगे। क्लियर है? तो गैस्ट्रिक एम्पटिंग कम करने की वजह से और ग्लूकागॉन रिलीज को इनहिबिट करने की वजह से ये एमाइलिन क्या कर सकती है? शाबाश, ये हमारा शुगर लेवल को कंट्रोल कर सकती है। ठीक है जी। लेकिन अगर साथ में एमाइलिन के साथ एक और बंदा दूसरा ड्रग भी वो ग्लूकोज क्या करे? कम। इतना गैस्ट्रिक टाइम कम करती है तो शुगर का ज्यादा ना होने के बराबर, तो नॉर्मल शुगर भी क्या हो सकता है? कम। एमाइलिन आल्सो, एमाइलिन जो है एमाइलिन इट हैज 90% रोल ऑफ इंसुलिन, इंसुलिन के जैसा काम करता है ये। तो ये जनाब अगर हम दे दे एनालॉग इस जैसा ड्रग, तो ये न कि सिर्फ ये ग्लूकोज भी कम करेंगे लेकिन इंसुलिन जैसा काम करके मजीद भी ग्लूकोज क्या कर सकते हैं? कम। तो एमाइलिन एनालॉग के नीचे लेके द सीरियस साइड इफेक्ट इज हाइपोग्लाइसेमिया। इसलिए ये ड्रग हम जब भी देते हैं तो वी हैव टू कीप आई ऑन देम, इसको हम देखते हैं ताकि जनाब पेशेंट कैसा है। और इसकी हाइपोग्लाइसीमिया ये हमारे पास इसकी साइड इफेक्ट है और नोजिया लेके, नोजिया और हाइपोग्लाइसीमिया। इसमें जनाब मजीद कुछ चीज़ें ऐड करेंगे जो अदर टॉपिक के साथ इसकी एसोसिएशन है। इट विल बी कम बाय द वे व्हेन दैट एप्रोप्रिएट टाइम टू डिस्कस। ठीक है, दिस फॉर टुडे, इंशाल्लाह सी यू टुमारो।